नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। देखिए, हम यहाँ पर बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप सब हमारे साथ बने रहिए। आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं बार बार कहती हूँ, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का रिवीजन करते रहना। रिवीजन करते रहेंगे तो आप जो तथ्य मैं आपको बताती हूँ प्रश्नों से संबंधित, या जो मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाती हूँ उनसे संबंधित, तो वो तथ्य आप फिर नहीं भूलेंगे। तो भूलता इंसान तभी है जब वो चीज़ों को रिवाइज नहीं करता है, जब वो तथ्यों को बार बार पढ़ता नहीं है। और शिकायत स्टूडेंट्स की यही होती है कि हम तथ्यों को भूल जाते हैं। तो उस भूलने के पीछे रीज़न यही है कि आप रिवीजन नहीं करते। और रिवीजन करने का सबसे सही तरीका ये है कि अब आप रोज़ तो संविधान की किताब को लेके नहीं रिवीजन करेंगे। इसको रिवीजन करने का तरीका ये है कि हर रोज़ एक छोटे छोटे पार्ट को निकालिए कि जो आपको लगता है कि हाँ, ये जो तथ्य हैं ये मुझे याद नहीं हो रहे हैं, या ये वीक पॉइंट है मेरा, उन्हें निकालिए और फिर उनको याद करिए। एक दिन उन्हें याद किया, अगले दिन कोई और वीक पॉइंट हुए उन्हें याद किया। और जब संडे आता है तो जितने तथ्य, जैसे कि आपने पूरे 6 तथ्य रिवीजन किए पूरे हफ्ते में, और संडे को आपने उन सारे 6 तत्वों को एक बार फिर से, उन तथ्यों को एक बार फिर से रिवीजन किया, तो उसके बाद वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि अगले 2-3 हफ्ते के बाद फिर उन्हें रिवीजन कर लीजिए। तो यही जब इस प्रकार से 1-2-3 बार बार रिवीजन करेंगे ना, तो कभी नहीं भूलेंगे। डेज पे भी लोगों की यही शिकायत होती है कि मुझे दिन नहीं याद होते हैं, कि किस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है। तो जब महीनों के दिन आते हैं ना, तो उनको 1 से लेकर के कितना टाइम लगता है, 1 से लेकर के जैसे 5 तक दिन आ गए, ठीक है, 5 तारीख हो गई आज महीने की, तो 1 से लेके 5 तक जितने भी डेज मनाए गए हैं उनको रिवीजन करिए। ठीक है, फिर 10 तारीख हो गई तो एक बार फिर से 1 से लेके 5 तक, फिर उसके बाद 5 से लेके 10 तक सारे रिवीजन कर डालिए। इस तरह से जब आप याद करेंगे ना, रिवीजन करते रहेंगे, तो डेज क्या, हर चीज़ याद हो जाएगी, कुछ भी आप भूलेंगे ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्नों की संख्या नहीं, ये कि मैं आपको कुछ मिनटों में 30 या 40 प्रश्न करा दूं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको अगर 10 भी प्रश्न करा रही हूँ तो उनके पीछे जो विस्तार है, जो व्याख्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। कि अगर भारत आज़ाद 1947 को हुआ है तो उसके पीछे क्या पूरी संकल्पना रही, क्या विस्तार रहा, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो उससे संबंधित कोई और भी प्रश्न यदि पूछा जाएगा भविष्य में, तो आप उसका उत्तर दे सकेंगे। यही मेरा उद्देश्य है, और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे इस उद्देश्य में मेरा साथ देते रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये नहीं है कि बीच में छोड़ के चले जाएं। लास्ट तक देखिए, और जितना मैं बता रही हूँ उसे कॉपी पेन लेकर के नोट करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आज आप तक पहुँचाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है कि किस देश ने 1789 में भारत एवं नागरिकों के, मानव एवं नागरिकों के अधिकार पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए? किस देश ने 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए? ये है आज का पहला प्रश्न। और आज का जो विषय है भारतीय संविधान में, वो मौलिक अधिकार ही है। तो इसमें किसने ऐसा किया अधिकार पत्र के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है डी, फ्रांस। फ्रांस एकदम सही उत्तर है। तो कहते हैं कि मूल अधिकार का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में मूल अधिकारों का सबसे पहले विकास हुआ। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश सम्राट जॉन थे, ब्रिटिश सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में हस्ताक्षर करके एक अधिकार पत्र लाया, जिसके माध्यम से उन्होंने मौलिक अधिकार का एक लिखित दस्तावेज तैयार किया। और ये पहला लिखित दस्तावेज था, याद रखिएगा, पहला लिखित दस्तावेज जॉन द्वारा कितने में, 1215 ईस्वी में तैयार किया गया, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फ्रांस ने एक संघर्ष के बाद, एक लंबा, भाई वहाँ की जनता ने एक लंबा संघर्ष किया कि उन्हें मौलिक अधिकार चाहिए थे, उन्हें मूल अधिकार उनके चाहिए थे।
तो इस लंबे संघर्ष के बाद 1789 में इन्हें इनके मौलिक अधिकार दे दिए गए। तो ये जो फ्रांस की जनता थी वो अपने मौलिक अधिकारों को लेकर बहुत सजग थी कि हाँ, ये मेरे मौलिक अधिकार है, इनका उल्लंघन नहीं करना है या कोई भी इनका उल्लंघन नहीं करेगा। परंतु क्या हुआ कि फ्रांस के लुई 16वें ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दिया। मौलिक अधिकारों का जब उन्होंने उल्लंघन किया तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ की जनता विरोध में आ गई कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आगे क्या किया गया कि लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बात देखिए कि लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया क्योंकि उन्होंने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था। इस तरह के कड़े नियमों के साथ जब किसी नियम का या किसी कानून का पालन किया जाता है ना, तभी लोग उनके प्रति सजग होते हैं और अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें समझते हैं। तो मुझे लगता है हर कानून को इसी तरह से लोगों को फॉलो करना चाहिए और उस पर जो नियम है, उस पर जो दंड है वो इतना ही कठोर होना चाहिए कि तुरंत सज़ा, अगर कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा भी कठोर होनी चाहिए और निर्णय तुरंत लिया जाना चाहिए, देरी नहीं की जानी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है, उसका सही उत्तर क्या है? फ्रांस ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए थे अधिकार पत्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था? कि सबसे पहले कौन सा ऐसा देश था जिसने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया था? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के संविधान में। अमेरिका का जब संविधान बना था तो उसमें पहले से मौलिक अधिकारों का समावेशन नहीं किया गया था। पहले से उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, पर बाद में क्या हुआ कि बाद में जब उसकी आवश्यकता देखी गई तो क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों का प्रबंधन बाद में किया गया। तो 1791 में अमेरिकी संविधान में संशोधन द्वारा अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर, किसको? बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर, बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर ये प्रावधान लाया गया कि मौलिक अधिकारों को इनका समावेशन किया गया। कहाँ? अमेरिका के संविधान में, क्योंकि यहाँ पहले से मौलिक अधिकार संविधान में नहीं थे। तो 1791 में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से इन्हें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग की थी? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि अलग अलग मांग की गई भारत में भी। तो भारत में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है, नेहरू सही नहीं है, ना कि महात्मा गांधी और ना ही वल्लभ भाई पटेल जी। इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से मूल अधिकारों की मतलब मांग की थी। तो इसमें क्या हुआ कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले कहाँ की गई, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय संविधान में 1895 में भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले की गई। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद 1917 में, 1919 में कांग्रेस के द्वारा बराबर मांग की जाती रही और 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों की मांग की। और इसके साथ साथ 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी मौलिक अधिकारों की मांग की। लोगों को अपने अधिकारों का हनन होता दिखाई दे रहा था। दूसरे देशों के पास इतने पहले से ही 1789 से ही मौलिक अधिकार थे और यहाँ भारतीयों के अधिकारों का हनन हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो मांग थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, लोगों को उनके अधिकार चाहिए थे। तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि 1895 के बाद मांग लगातार बढ़ती गई और लोगों ने ये कहा कि हमें हमारे मौलिक अधिकार चाहिए। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू जी ने कब मौलिक अधिकारों की मांग की थी?
अभी ही मैंने बताया था कि 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पर हुआ क्या कि मांग तो कर दी। 1935 में एक अधिनियम बनाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके ज़्यादातर तथ्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, परंतु इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया, जो कि एक दुखद बात थी कि भारतीय इतने दिन से मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे थे और उस 1935 के अधिनियम में शामिल ही नहीं किया गया। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए तेज बहादुर सप्रू जी ने, किसने? तेज बहादुर सप्रू जी ने 1945 में मौलिक अधिकारों की सिफारिश की कि इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ क्या हुआ कि वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया और इसके साथ साथ एक उप समिति बनाई गई जेबी कृपलानी जी की अध्यक्षता में। तो इन दोनों जो समिति और उप समिति थी, इसका कार्य था मौलिक अधिकारों के लिए मतलब तथ्य रखना, अपनी सिफारिश करना कि मौलिक अधिकार क्यों चाहिए और क्यों ज़रूरी हैं। तो जब इन्होंने सिफारिश की तो इन्हीं की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में, कहाँ पर? भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया गया। अंत में मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया गया। तो जो मूल संविधान है उसमें भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार पहले से थे, बाद में नहीं जोड़ा गया है कि जैसे मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया, ऐसा नहीं था। जो मौलिक अधिकार थे वो प्रारंभ से थे और मूल संविधान के भाग थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इतना तो किसी भी प्रश्न के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, वरना फिर उस प्रश्न को पढ़ने का कोई मतलब नहीं कि जब आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मेरी स्टडी के साथ आप अगर बने रहेंगे तो इसी तरह विस्तार पूर्वक मैं हर तथ्य को आप तक पहुँचाऊँगी। भारतीय संविधान में नागरिकों को किन अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अब मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें 36 से 51 तो यहाँ नीति निर्देशक तत्वों का, और 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो हमारे जो 12 से 35 ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, भाग 3 में, और वो भी कहाँ से? यूएसए के संविधान से। यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर, तो वहाँ के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इन्हें शामिल किया गया। और जब इन्हें शामिल किया गया था तो इनकी संख्या पता है कितनी थी? इनकी संख्या 7 थी। कुल 7 मौलिक अधिकार भारतीयों को दिए गए थे, परंतु जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो एक स्टेज पे आके सरकार के लिए समस्या बन गया कि हर व्यक्ति संपत्ति पे अपना अधिकार जता रहा है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने क्या किया? 44वें संविधान संशोधन 44th जो अमेंडमेंट किया गया 1978 में, 1978 में क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया और अब संपत्ति के अधिकार को केवल एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कैसा? एक विधिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 300 के का में अब वर्णित है। अब ये एक विधिक अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार है, परंतु अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 6 है। और वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बिना शायद मौलिक अधिकार अधूरे से हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कुल 6 अधिकारों का भारतीय संविधान में वर्तमान में वर्णन किया गया है। जबकि पहले कितने अधिकार थे? तो पहले 7 मौलिक अधिकार भारतीयों को दिए गए थे और संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया बाद में। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? कौन है जो मौलिक अधिकार
को लागू कर सकता है। किसे ये शक्ति दी गई है? तो इसका सही उत्तर है डी, सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 जो है वो सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है अगर कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो, और ये शक्ति केवल उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों को दी गई है। तो दोनों ही इनसे संबंधित कानून जो होते हैं उनका पालन करा सकता है, उनका उल्लंघन करने पर दंड दे सकता है। तो ये शक्ति, मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति दी है। वो कौन सा वाद था? क्योंकि जब एक बार तो बना दिए जाते हैं नियम कानून, परंतु कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें शायद बाद में परिवर्तित करना पड़ता है। तो यही एक वाद आया जिसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति दी गई। तो ये वाद कौन सा था? ये वाद था, इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 1951 में 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद, और फिर बाद में एक 1965 में वाद हुआ। ये 1965 में वाद हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद। इसमें ये डिसाइड किया कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 1965 तक ये डिसाइड हो चुका था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। पर फिर बाद में क्या हुआ कि 1967 में एक और वाद आया, गोलकनाथ बनाम वाद। ये गोलकनाथ जो वाद आया इसमें एक अलग ही निर्णय, बिल्कुल विपरीत निर्णय दे दिया गया कि संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती है। अब जब ऐसी परिस्थिति आई तो फिर एक वाद खड़ा हुआ जो था केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 में आया, 1973 में, और जिसमें पुनः एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो संसद है वो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के तहत। तो ये वर्तमान में सबसे बाद में यही हुआ। तो इसी के तहत माना जाता है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति दी गई है। पर सबसे पहले किसके द्वारा? शंकरी प्रसाद बनाम 1951 के द्वारा। आशा करी होंगी जो बैकग्राउंड में आपको बता रही हूँ उसे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित कौन करता है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है संविधान में। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। अब किस प्रकार से कि अनुच्छेद 19 के एक के भी का में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये हमें प्रदान करता है, और इसी के तहत समाचार पत्रों को या प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। अब ये कैसे दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962, साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962 के बाद में जो वाद एक ये साकल पेपर्स वाला खड़ा हुआ, इसमें ये निर्णय लिया कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता हम कहाँ वर्णित करेंगे? अनुच्छेद 19 के एक के का में हम इनको वर्णित करेंगे, क्योंकि इनकी स्वतंत्रता भी ज़रूरी है। पर क्या आपको लगता है कि समाचार पत्रों को या प्रेस को इतनी स्वतंत्रता दी गई है? इस प्रश्न पर आप खुद विचार करिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है और भारत की स्थिति इतनी कमज़ोर रहती है, तो वो यही प्रदर्शित करता है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो वो दिखाना चाहते हैं वैसी है नहीं। कितनी सच्चाई है इन न्यूज़ में वो तो शायद हमारी सरकार ही जान सकती है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन किया गया है वो 19(1) के का में किया गया है। और जो मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता कि प्रेस को किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता दी गई है। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है, पर जो चाहिए, जो सच हमें देखना है वो सच शायद हमें दिखाया नहीं जा रहा है।
प्रश्न संख्या 9 कहता है कि अंबेडकर के अनुसार क्या संविधान का हृदय एवं आत्मा है? क्या संविधान का हृदय एवं आत्मा है अंबेडकर के अनुसार? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, और इसे ही अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय माना है। इसे ही, क्योंकि कहते हैं ना कि इनके बिना मौलिक अधिकार अधूरे हैं। किसके अनुसार? अंबेडकर जी के अनुसार। तो इन्होंने क्या माना है? संविधान का हृदय एवं आत्मा। परंतु कुछ जो लोग हैं वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की हृदय और आत्मा मानते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति मिलती है? जब हम समान कार्य के लिए समान वेतन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले जो हमारा दृष्टिकोण जाता है वो कहाँ पे जाता है? नीति निर्देशक तत्वों पे। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि एक नीति निर्देशक तत्व है, परंतु ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, एज इट इज अगर ये शब्द देखा जाए ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रणधीर सिंह बनाम भारत मामले में 1982 में ये निर्धारित किया कि प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द, कौन सा? समाजवाद शब्द, और अनुच्छेद 39 के घ के साथ हम अनुच्छेद 14 व 16 को जब मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें ये जो सिद्धांत है समान कार्य के लिए समान वेतन ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। जब कुछ तथ्यों को मिलाकर पढ़ा जाएगा, समाजवादी शब्द जो कि प्रस्तावना में वर्णित है, अनुच्छेद 39 का घ और उसके साथ साथ अनुच्छेद 14 व 16 जो कि मौलिक अधिकार हैं, इनको जब मिला के पढ़ेंगे तो हमें इनको मौलिक अधिकार में परिभाषित करने की शक्ति मिल जाएगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर मैं कूट भी दिखाऊंगी। कि प्रश्न कहता है कि किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, इनमें से क्या है जिन्हें मान्यता सरकार के द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है, देखिए पहला ही सही दिख रहा है, 1 व 2, अर्थात आवास का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार के रूप में और विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया है। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन अगर पूछा जाए तो ये 39 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है तो अनुच्छेद 21 में ही, अनुच्छेद जो 21 है, अनुच्छेद 21 में आवास का अधिकार दिया गया है। और ये कब दिया गया? ये चमेली सिंह वाद एक हुआ था उसके द्वारा ये दिया गया। इसके बाद अनुच्छेद 21 में ही विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया और ये सतवंत सिंह वाद में दिया गया। किसमें? सतवंत सिंह एक वाद हुआ उसके द्वारा ये विदेश यात्रा का अधिकार भी दिया गया, नागरिकों को दिया गया। तो आप याद रखेंगे आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन ये नीति निर्देशक तत्व है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार। कृपाण को एक छोटा सा मतलब उनके लिए तो कृपाण ही होता है, चाकू टाइप का होता है जिसको वो सुरक्षा के लिए रखते हैं। तो वो हमेशा वो हर एक सिख जो व्यक्ति होता है वो अपने धर्म के अनुसार उसे धारण करता है। तो सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। अब इनमें से कौन कौन से प्रावधान हैं जिनको धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यदि हम बात करें धर्म प्रचार करने का अधिकार, जी हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 25 के तहत हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है।
सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, ये भी भारतीय संविधान में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता जो दी गई है उसके अंतर्गत कृपाण रखने का अधिकार भी सिखों को दिया गया है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, हाँ, इसका भी वर्णन धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किया गया है। परंतु धार्मिक निकायों को लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता में कहीं वर्णित नहीं है। कोई व्यक्ति कोई भी धार्मिक संस्था है, कोई भी धार्मिक निकाय है, वो किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। ये उसे अपना मौलिक अधिकार नहीं मान सकता कि कल को कोई भी संस्था खोल के बैठ जाए और कहे कि हाँ मैं धर्म परिवर्तन करवाऊंगा लोगों का, ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर ऐसे हर कोई अपने अपने धर्म में लोगों को ढालना चाहेगा। हिंदू चाहेगा कि सब हिंदू हो जाए, मुस्लिम चाहेंगे कि सब मुस्लिम हो जाए, परंतु ऐसा नहीं है ना। तो ये जो अधिकार है ये भारतीय संविधान दे ही नहीं सकता, ये संविधान में नहीं वर्णित है। बाकी धर्म प्रचार करने का अधिकार, कृपाण रखने का और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार जो है वो दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यदि देखा जाए तो अमेरिका में भी सिखों को कृपाण रखने का अधिकार दे दिया गया था, क्योंकि इनकी निरंतर मांग चल रही थी कि हमारी धार्मिक जो एक धर्म से संबंधित एक चीज़ है जिसे हम अपने साथ हमेशा रखते हैं, तो इनको ऐसी धार्मिक इनकी भावना देखते हुए अमेरिका ने भी सिखों को कृपाण रखने का अधिकार दे दिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1, 2 व 3 होगा, जबकि चौथा जो तथ्य है वो बिल्कुल गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो गैर नागरिकों को भी अब ऐसा कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी दिया गया है, तो यह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार ये गैर नागरिकों अर्थात विदेशियों को भी दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत ये विदेशियों को भी दिया गया है, जबकि बाकी जो अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे संबंधित नहीं है। जो 25 में हिंदू शब्द लिखा गया है, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 25 में हिंदू शब्द का वर्णन किया गया है, तो ये हिंदू शब्द किससे संबंधित नहीं है। तो ये पारसियों से संबंधित नहीं है। हिंदू शब्द से तात्पर्य है बौद्धों से, जैनों से और साथ साथ सिखों से, पर पारसियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो हिंदू शब्द संबंधित है बौद्धों से, जैनों से, सिखों से, और पारसी इस हिंदू शब्द से बाहर आते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो इसका सही उत्तर है मीसा। मीसा जो है वो सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो ये क्या है, मीसा क्या है। मीसा की जो फुल फॉर्म है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। मीसा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसे इस तरह से लिखा जाता है मीसा। इसकी फुल फॉर्म है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। और इसको कब लाया गया था, तो 1971 में 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित। ये एक विवादास्पद कानून रहा। विवादास्पद क्यों रहा कि क्या हुआ, इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली जो संस्थाएं थीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली कुछ संस्थाएं थी, उनको बहुत ही ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे कि वो उन अधिकारों का फिर उल्लंघन तो होता ही है। जब किसी को सारे अधिकार दे दिए जाएं, जैसे राजा होता है, राजा के हाथ में सारे अधिकार दे दिए जाते हैं, तो वो राजा फिर कहीं ना कहीं निरंकुशता पर उतर आता है ना। तो वही काम यहाँ पर हुआ कि जो कानून बनाने वाली संस्थाएं थीं या कानून बनाए रखने वाली जो व्यवस्था देखने वाली संस्थाएं थीं, उन्हें बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि कई सारे राजनीतिक लोगों को बंदी बना लिया गया, और जिसमें पता है कौन कौन हस्तियां शामिल थीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी शामिल थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अगर हम 1971 की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी, तो विपक्षी दल कौन हुआ, विपक्षी दल हुए भाजपा वाले। तो उसमें कौन कौन हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, अरुण जेटली जी हुए, इस तरह के महान जो नेता हुए, इन लोगों को जेल में बंदी बना दिया गया।
और बंदी बना दिया गया। ये कब की बात है? ये बात है 1975 से 77 की। और उस समय क्या चल रहा था? उस समय आपातकाल चल रहा था और इसी के तहत लालू प्रसाद जी को, जो कि बिहार के थे, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था, बंदी बना दिया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में ही आपको पता है कि लालू प्रसाद जी की जो बेटी है उनका नाम मीसा भारती है। तो मीसा, उनका जन्म 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। तो उन्होंने क्या किया? वो तो जेल में थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया। इसी कानून के नाम पे उन्होंने मीसा का नाम मीसा रखा और वो उस समय जेल में थे और उन्हें भी इसी कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था, बंदी बना दिया गया था। तो क्या हुआ कि इसका उस समय आंतरिक व्यवस्था, उस समय एक आपातकाल लगाया गया था, जिसे आज भी एक कहा जाता है कि वो आपातकाल गलत था। जिन तथ्यों को देकर के इंदिरा गांधी जी ने वो आपातकाल लगाया था और उस समय की होने वाली राजनीतिक गतिविधियों को दबाने का प्रयास किया था, उसके तहत उन्हें गलत माना गया और उसके बाद से आंतरिक सुरक्षा के आधार पर कभी भी आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, ये डिसाइड कर दिया गया। तो 1976 में मीसा भारती जी का जन्म हुआ, जिनका नाम उसी कानून के आधार पर मीसा रखा गया था। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेरी स्टडी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते रहिए। बने रहिए नेरी स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच।